फिरोजाबाद में कौन यहां पर चुनाव लड़ रहा है? विश्वदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी से, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। अक्षय यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं, यादव परिवार से हैं। चौधरी बशीर जो कि बीएसपी से हैं, और ये कहा जा रहा है कि यहां पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक फिरोजाबाद में अच्छा खासा है और अक्षय यादव के लिए आसानी हो सकती है, जैसा कि चंद्रकांत भी बता रहे हैं। चंद्रकांत बता रहे हैं कि अक्षय यादव के लिए यहां पर बहुत ज्यादा सहूलियत होती दिखाई दे रही है। चंद्रकांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन दोबारा उनसे बातचीत जरूर करने की कोशिश करेंगे। और एक एक सीट का यहाँ पर विश्लेषण हम कर रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे, कितनी सीटें यहाँ पर कौन जीत रहा है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बदायूं का हमने देख लिया हाल, और मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होने से बीएसपी की तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा चंद्रकांत बता रहे हैं, उनका विश्लेषण है। चंद्रकांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनुज जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, फिरोजाबाद आ जाते हैं ना। अक्षय यादव पर आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन विश्वदीप सिंह और चौधरी बशीर, क्या यहाँ पर अक्षय यादव पर भारी नहीं पड़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, ये वही स्थिति है जिसकी बात हम बदायूं में कर रहे थे। विश्वदीप सिंह को टिकट मिला, टिकट किसका कटा? जादौन का। जादौन सिटिंग सांसद थे फिरोजाबाद में, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। क्यों काट दिया? टिकट क्यों काट दिया? टिकट इस वजह से काट दिया ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के परिवर्तन करना चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि जादौन चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव तो विश्वदीप सिंह भी नहीं जीत रहे, और प्रत्याशी बदल कर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, हो सकता है आपने उसको खत्म कर लिया, लेकिन नया प्रत्याशी देखकर आपने सिटिंग सांसद जो है उनकी तो नाराजगी मोल ले ली। अब उसका तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसका खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा इस सीट पर, फिरोजाबाद की सीट पर। अब क्या है कि फिरोजाबाद की सीट में विश्वदीप सिंह और अक्षय यादव का जो मुकाबला है, चौधरी बशीर उसमें कहीं टिकते नहीं अनुज जी। हाँ। वो कहीं नहीं, यहां पे भी वही स्थिति है। अब अगली सीट पर चलेंगे, बिल्कुल अगली सीट पे चलेंगे। बदायूं हो गई, फिरोजाबाद हो गई। दर्शक जानना चाहता है, आपका विश्लेषण सुनना चाहता है चंद्रकांत। अगली सीट देखिए, आगरा आ गई है, जहां से एसपी सिंह बघेल केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। सुरेश चंद्र कदम जो कि एक व्यापारी हैं, आगरा के जूता व्यापारी हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और जब उनको टिकट दिया गया था, अखिलेश यादव ने उनको मैदान में उतारा, तो सबने कहा कि यहाँ तो अखिलेश यादव ने चौंका दिया, क्योंकि कदम साहब का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं था कि उनको टिकट मिल रहा है। पूजा अमरोही बीएसपी की कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगी? चंद्रकांत, जरा बताइए, एसपी सिंह बघेल की स्थिति कैसी है यहाँ पर? मजबूत स्थिति है अनुज। अच्छा। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल मैं आपसे बता रहा हूं कि बिल्कुल मजबूत स्थिति है एसपी सिंह बघेल की, और एसपी सिंह बघेल टक्कर दे रहे हैं यहां पर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुरेश चंद्र से ज्यादा पूजा अमरोही से मुकाबला हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, तो यहां पर आगरा में बीजेपी वर्सेस बीएसपी है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि आगरा की जो सीट है, जहां पूजा अमरोही, दलित वोटर्स यहां ठीक ठाक संख्या में है, और पूजा अमरोही जो चुनाव लड़े, देखिए पूजा अमरोही एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, लोगों के बीच पे काम भी करती हैं, और मायावती ने एक महिला कार्ड यहां पर चला। एसपी सिंह बघेल सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, इस वजह से भी यहां पर नाराजगी है, क्योंकि क्षेत्र में समय नहीं दे पाए। लेकिन अनुज जी, अगर आप, क्योंकि जनता तक सच जाना चाहिए, सच चाहे जो हो, एसपी सिंह बघेल आज की तारीख में इस सीट पर मजबूत स्थिति में है। अच्छा। मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और ये वो सीट है जिसको भाजपा अपने खाते में मानकर चल सकती है। हाँ, इन 10, हाँ बिल्कुल, इन 10 सीटों में ये जो 10 सीटें हैं इनमें। ठीक है, आगरा आपने बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, आप ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं। और बदायूं और फिरोजाबाद में आपने हरी झंडी दिखा दी है इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। मैनपुरी में दिखा चुका हूं। मैनपुरी पर भी आएंगे, एक एक सीट पे। देखिए, तसल्ली से जनता जानना चाहती है। अगली सीट दिखाइए जरा, अगली सीट कौन सी है हमारे पास, और कौन कौन से प्रत्याशी वहां पर उतरे हुए? आंवला सीट आ गई है। आंवला सीट पर बहुत अच्छा विश्लेषण आपने पहले भी किया हुआ है चंद्रकांत। धर्मेंद्र कश्यप भारतीय जनता पार्टी से, नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी से, आबिद अली बीएसपी से। आबिद अली मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर दे दिया है आंवला सीट पर। धर्मेंद्र कश्यप कितना बड़ा फैक्टर है, नीरज मौर्य कितनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जरा एक बार दर्शकों को बताइए। धर्मेंद्र कश्यप के साथ दो चीजें, पहला मजबूत प्रत्याशी हैं, सिटिंग सांसद हैं, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। ये वही सीट है आंवला जिसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने
एक हिस्ट्री शीटर को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। इस सीट पर इतनी खराब स्थिति थी, आपको याद होगा कि तमाम रैलियां हुई, सब कुछ किया गया, लेकिन धर्मेंद्र कश्यप आज भी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं। और नीरज मौर्य यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने में बहुत हद तक कामयाब हुए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये गैर यादव ओबीसी हैं, यादव नहीं है, सपा की वजह से यादव इनके साथ जुड़ रहा है, और ये ओबीसी है तो ओबीसी की तमाम छोटी बड़ी जातियां इनके साथ जुड़ रही हैं। यानी इन तमाम चीजों का फायदा नीरज मौर्य को हो रहा है। लेकिन यहां पर जो आबिद अली हैं, ये इनको डेंट कर रहे हैं। अच्छा, वो उनके डेंट की वजह से ही धर्मेंद्र कश्यप, अनुज जी थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी का जो उनका फैक्टर उनके साथ लगा है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान धर्मेंद्र कश्यप को हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आंवला की सीट को आज की तारीख में बड़ी स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर मजबूत स्थिति में है। इसीलिए आपको सुनना पसंद करती है जनता चंद्रकांत, क्योंकि आप ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। यहाँ पर आगरा और आंवला आपने बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, आपके विश्लेषण से यही लग रहा है। आपने एक तीसरा फैक्टर शायद मिस कर रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं बरेली पर भी आएंगे, लेकिन तीसरा फैक्टर हम इसलिए मिस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ में है। तो क्या वो जो मुस्लिम वोट बैंक जो कट रहा है, वो कांग्रेस अपने खाते में या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ कन्वर्ट करा पाएगी? क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, वो बिल्कुल होता है, कई सीटों पर ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं रीजन क्या है। आबिद अली का लोकल होना, आबिद अली का लोगों के बीच में घुल मिलकर रहना, वो आबिद अली को प्लस कर रहा है। इस वजह से आबिद अली यहां पर ये चीजें कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि कई सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि गठबंधन हुआ तो तमाम सीटें चली गई, सिर्फ 17 सीटें मिली, तो वो नाराजगी बहुत हद तक दूर नहीं हुई। आंवला उसमें से एक सीट है, और यहां पर नीरज मौर्य बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि टफ फाइट है। और देखिए, मैं दर्शकों को एक बात और साफ कर दूं अनुज जी, मैं ये नहीं बता रहा कि जीत कौन रहा है, मैं ये बता रहा हूं कि आज की तारीख में नंबर 1 की लड़ाई पर कौन है, प्लस पे कौन है। कुछ सीटों पर जहां मेरी क्लैरिटी है, जहां मेरा विजन बिल्कुल साफ तरीके से मुझे नजर आ रहा है, मैनपुरी में नजर आ रहा है, फिरोजाबाद में नजर आ रहा है, बदायूं में नजर आ रहा है, वहां मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी जीत रही। संभल में मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी जीत रही है, लेकिन आंवला में और आगरा में और हाथरस में, इन 3 सीटों में मेरा डाउट है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्लस में रहेगी, और वहां पर नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन का हो सकता है। हाँ ठीक है, एज किसको मिल रहा है आप ये बता रहे हैं। नेक्स्ट सीट लगाइए, बरेली लगाइए जरा। बरेली में क्योंकि बीएसपी लड़ाई में है नहीं, केवल 2 लोगों के बीच में मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी से छत्रपाल सिंह गंगवार और प्रवीण सिंह ऐरन समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। प्रवीण सिंह ऐरन पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और वो संतोष गंगवार के सामने शायद अभी चंद्रकांत क्लियर करेंगे, शायद चुनाव लड़े थे, और संतोष गंगवार का यहाँ पर टिकट काटकर छत्रपाल सिंह गंगवार को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। कैसी फाइट, कितनी तगड़ी फाइट चंद्रकांत बरेली सीट पर? बरेली मैंने आपसे भी शुरू में बात कही थी, आपने मेरी बात उस समय आपने कहा था कि हम सीरियल से आएंगे। मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर कहीं है तो बरेली में है, और बरेली में इस वजह से है, मैंने सुबह भी, हमारे वहां पर रिपोर्टर थे भीम मनोहर, उनसे भी मैंने रिपोर्ट ली। भयंकर नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, खींचतान, गुटबाजी, आप जो कह लीजिए, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी यहां झेल रही है। आपको याद होगा, इन्हीं छत्रपाल गंगवार ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था कि मैं अपना टिकट लौटा दूंगा। और प्रवीण ऐरन, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रवीण ऐरन यहां बेहद लोकप्रिय हैं, और जितना प्रवीण ऐरन लोकप्रिय है, इनकी पत्नी बहुत लोकप्रिय है, सुनीता ऐरन। पुराने कांग्रेसी हैं, ये पुराने कांग्रेसी हैं, और 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सपा में आ गए थे, इनका पूरा परिवार, ये और इनकी पत्नी सुनीता ऐरन। यानी कि सपा कांग्रेस दोनों पर इनका होल्ड है, और कारोबारी वर्ग से आते हैं, जाति से वैश्य है, कारोबारी वर्ग से आते हैं, धनी लोगों में है। और छत्रपाल सिंह गंगवार विधायक रहे एक बार, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हारे। संतोष गंगवार का टिकट कटना वहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को खल गया, और उसमें विलन बने बरेली के मेयर उमेश गौतम। कहा जाता है कि उनकी वजह से ही टिकट कटा, क्योंकि वो टिकट चाहते थे, तो भाजपा ने कहा कि ना आपको देंगे, ना आपको देंगे, हम नया प्रत्याशी देंगे, और नया प्रत्याशी देने में भाजपा का नुकसान हो रहा है।
और प्रवीण एरन यहाँ पर सपा और इनकी दोनों की अगर कोई कमजोरी एक एक हम देखें या फिर मजबूती देखें तो क्या दिखाई दे रही है आपको बीजेपी और सपा की? मैंने आपको कमजोरी और मजबूती दोनों बता दी। भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और गुटबाजी खींचतान झेल रहे छत्रपाल गंगवार। चुनाव के आखिरी दिन तक वो उसको ठीक नहीं कर पाए। लोकल जो नेता हैं पार्टी के, जो तमाम पदाधिकारी उपाध्यक्ष महासचिव हैं, वो इनको चुनाव नहीं लड़ा रहे। और प्रवीण एरन इसमें प्लस है कि वो वहां के लोकल हैं, और क्योंकि कारोबारी वर्ग से आते हैं तो बरेली में व्यापार का एक बड़ा केंद्र बरेली है। कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बरेली बीच में पड़ता है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रवीण एरन मजबूत है, लोकल है, लोगों के बीच में घुले मिले हैं, कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बड़े करीबी लोगों में इनका नाम था। और अब ये सपा में है, तो आप ये समझिए कि इन तमाम चीजों का फायदा तो मिल ही रहा है प्रवीण एरन को, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, ठीक है, ये प्रवीण एरन, और यहां पर आप कह रहे हैं टफ फाइट है, और लेकिन एज यहां पर प्रवीण एरन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली सीट लगाइए, अगली सीट लगाइए, कौन सी है अगली सीट, उस पर हम चर्चा करेंगे। और वहां के जो प्रत्याशी मैदान में है उनको भी देखेंगे कि कौन कौन यहां पर मैदान में है। एटा लोकसभा सीट देखिए, पहले देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है, मोहम्मद इरफान बीएसपी की तरफ से, यानी कि मुस्लिम प्रत्याशी यहां पर भी उतारा था बीएसपी ने, राजवीर सिंह राजू भैया जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, कल्याण सिंह के बेटे हैं, और कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं एटा लोकसभा सीट पर, यह समझते हैं चंद्रकांत से। चंद्रकांत, देवेश शाक्य फाइट दे पा रहे हैं वहां पर? कितनी तगड़ी फाइट है यहां पर? देखिए, फाइट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी है राजवीर सिंह के खिलाफ। राजवीर सिंह को आप ये मान सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद से लोगों से इनका कनेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया था, और इसका नुकसान हो रहा है। देवेश शाक्य अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जाति समीकरण के हिसाब से भी ठीक चुनाव लड़ रहे हैं। टफ मुकाबला है, मैं नहीं कह सकता यहां पर क्या होगा, लेकिन बीजेपी और सपा में यहां फाइट है। अगर आप कोई एक सीट मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि एटा में मैं क्लैरिटी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फाइट है। कौन प्लस में है कौन माइनस में है ये भी नहीं बताया जा सकता। इसके लिए मुझे लगता है कि अब 4 जून का ही इंतजार करना चाहिए अनुज जी। तो हम 50-50 मानकर चलें एटा में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 50-50 मानिए। और ये जो मोहम्मद इरफान है वो कितना डैमेज कर पाएंगे? बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी हैं, इनकी स्थिति वही मानिए जो बदायूं में मोहम्मद मुस्लिम की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, मुस्लिम खां। देखिए एक बात आप और समझिए अनुज जी, बिल्कुल दर्शक भी समझे, चुनाव अब सिमट गया है बीजेपी बनाम इंडिया में। ये बिल्कुल साफ बात है, चुनाव सिमट गया है। बाकी जो तमाम प्रत्याशी हैं वो उतना असर नहीं डाल पा रहे। अगले हफ्ते इसी दिन हम और आप बैठेंगे जब चौथे चरण का मतदान हो रहा होगा, एक दिन पहले सोमवार को होगा, तब भी हम और आप बात करेंगे। जो तमाम बीएसपी के प्रत्याशी उतरे हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्थिति बिगाड़ रहे भाजपा की, ऐसा नहीं है। लड़ाई भाजपा बनाम सपा में सिमट गई है, लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस में सिमट गई है। बीएसपी ने जो पिछले 4 से 5 दिन में मायावती का जो पूरा पार्टी का घटनाक्रम है, जिस तरीके से जौनपुर में हुआ, बस्ती में हुआ, जिस तरीके से आकाश आनंद गायब है, आप देखिए ना, ये घटना इशारा क्या करती हैं। मायावती को इसका नुकसान हो रहा है। अगर लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव ने 10 से 12 प्रत्याशी बदल दिए, 3-3 बार प्रत्याशी बदल दिए, मायावती ने 11 से 12 सीटों पर प्रत्याशी बदले। वाराणसी आजमगढ़ में 3-3 बार प्रत्याशी बदले गए। उसकी बात क्यों नहीं हो रही, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? मायावती ने भी तो प्रत्याशी बदले हैं, आजमगढ़ में बदला है, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे भीम राजभर का टिकट काटा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? टिकट तो काटा है ना, बिल्कुल। वाराणसी में टिकट काटा है ना, जौनपुर किया ना, जौनपुर में किया ना, बस्ती में किया ना, तमाम सीटों पर बदले ना मायावती। मैनपुरी में यादव प्रत्याशी, मैनपुरी में यादव प्रत्याशी आपने दिया ना, आजमगढ़ में मुस्लिम प्रत्याशी आपने दिया, बस्ती में आपके पास ब्राह्मण प्रत्याशी था, आपने ब्राह्मण प्रत्याशी हटा दिया। क्यों हटा दिया? जौनपुर में मजबूत प्रत्याशी हटाकर आपने यादव प्रत्याशी क्यों उतारा? किसका नुकसान? बिल्कुल समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। क्या श्याम सिंह यादव जौनपुर में कृपा शंकर सिंह का वोट काटने जा रहे हैं क्या? नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन का वोट काट रहे हैं। तो मैं अनुज जी आपसे कहूंगा कि एटा में लड़ाई भाजपा बनाम सपा है। हाँ, 50-50 आपने कहा है कि यहाँ पर दिख रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट सीट लगाइए, अगली सीट लगाइए। दर्शक वेट कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। जो 17 सीटें इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी में गई, उसमें एक फतेहपुर सीकरी भी है। राजकुमार चौहर भारतीय जनता पार्टी से यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। रामनाथ सिकरवार कांग्रेस पार्टी से हैं। रामनिवास शर्मा बीएसपी से हैं। कैसे देखा जाए चंद्रकांत फतेहपुर सीकरी को कांग्रेस पार्टी के लिए? अब देखिए अब यहां पर जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर कौन है आज की तारीख में? ब्राह्मण। और मायावती ने किसे उतारा? रामनिवास शर्मा। फतेहपुर सीकरी की सीट है। पिछली बार 4,95,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। ये सीट, इस सीट से सीमा उपाध्याय 2009 में सांसद बनी। ये सीट परिसीमन में आई 2008 के। पहली बार सांसद बनी सीमा उपाध्याय, बसपा के टिकट पर। रामवीर उपाध्याय की पत्नी। आज रामवीर उपाध्याय दुनिया में नहीं है, बसपा छोड़ के भाजपा में चले गए। ये इस सीट का मैं आपको ब्राह्मण समीकरण बता दूं। अब यहां होता क्या है? कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है रामनाथ सिकरवार। रामनाथ सिकरवार कौन है? भूतपूर्व सैनिक हैं। प्रियंका गांधी के बेहद करीबी लोगों में नाम है। प्रियंका गांधी ने इनके लिए रोड शो किया। हजारों हजार लोग सड़क पर थे उस रोड शो में, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी खास क्यों है? आगरा का काफी असर यहां पर है। आगरा की कई विधानसभा सीटें इस लोकसभा सीट में आती हैं। बीजेपी के तमाम विधायक हैं। जातीय गोलबंदी के हिसाब से ठीक सीट है। लेकिन राजकुमार चाहर 4,95,000 वोट से चुनाव जीतते हैं, तो चुनाव इतना आसान तो होगा नहीं। लेकिन रामनाथ सिकरवार यहां पर मजबूत टक्कर दे रहे हैं। आप रामनाथ सिकरवार की सादगी पर मत जाइए, इनके चेहरे मोहरे पर मत जाइए, इनके समीकरणों पर जाइए। राजनीति हमेशा समीकरणों से चलती है अनुज जी। अच्छा, लोग भले ही कहते हैं कि जाति जाति नहीं होती, लेकिन जातिगत समीकरण अगर नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। समीकरण काफी हद तक है। और रामनिवास शर्मा मुझे इकलौती सीट दिख रही है ये, जहां बसपा बीजेपी को, जहां बीएसपी बीजेपी का नुकसान कर रही है। और अब मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस सीट पर कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है। और एज अगर किसी को मिल रहा है तो वो रामनाथ सिकरवार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सीट लगाइए। 8वीं सीट कौन सी है हमारे पास, जहां पर चुनाव हुआ है, जिसके जहां पर प्रत्याशी कौन कौन से हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीसीआर नेक्स्ट सीट लगाइए। अगली सीट कौन सी आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए चंद्रकांत हर एक सीट पर बहुत अच्छे से रिसर्च कर आते हैं। जब भी लाइव पर आते हैं तो बहुत अच्छी रिसर्च के साथ आते हैं। उत्तर प्रदेश का कोना कोना आप किसी भी सीट पर उठा के कोई भी समीकरण पूछ लीजिए, चंद्रकांत शुक्ला के पास हर चीज का जवाब है। इसीलिए हम उनके साथ बैठते हैं और इतनी देर तक बात करते हैं। हाथरस लोकसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी अनूप वाल्मीकि, समाजवादी पार्टी जसवीर वाल्मीकि, बीएसपी से हेम बाबू धनगर। हाथरस सीट को कैसे देखा जाए? एक लाइन में जवाब दूंगा, पहले भी दिया था। यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, कहीं कोई इफ डाउट नहीं है। देखिए कुछ सीटें ऐसी हैं जहां के समीकरण भाजपा के पक्ष में हैं, जहां पर देखिए अनुज जी, हम और आप पत्रकार हैं, हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा, अनूप वाल्मीकि हाथरस के सक्रिय नेताओं में है, एक्टिव लीडर्स में है, जनता के बीच रहने वाले नेताओं में है। इसी वजह से टिकट मिलता है और टिकट मिला है। चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है। तो यहां पर दलित वोटर्स का बंटवारा ठीक ठाक संख्या में होगा। भाजपा की टेंशन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने यहां मुस्लिम नहीं उतारा। समाजवादी पार्टी की लोग लेकर ये अवधारणा थी कि हाथरस में और अलीगढ़ का चुनाव हो चुका है, हाथरस में और अलीगढ़ में सपा मुस्लिम उतारेगी, लेकिन सपा ने ऐसा किया नहीं। देखिए सपा ने इस बार चौंकाया तो है ना, ये मैं कहने जा रहा था आपसे। कई सीटों पर ऐसा है तो लेकिन अनूप वाल्मीकि ने अच्छा चुनाव लड़ा है, मजबूत चुनाव लड़ा है और जीतने की स्थिति में। बाकी मैं हाथरस का मतदाता नहीं हूं, मतदाताओं ने जो फैसला लिया है वो 4 जून को पता चलेगा। मैंने जो तमाम अखबार, वेबसाइट और रिपोर्टर, लोकल रिपोर्टर से बात करके यहाँ के समीकरणों को समझ के
आज की वोटिंग को देखकर मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि अनूप वाल्मीकि यहां पर अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। एज मिलता हुआ यहाँ पर हाथरस में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। चंद्रकांत शुक्ला का ये विश्लेषण है। अगली सीट लगाइए, नवी सीट कौन सी है? 10 सीटों की बात आज हम कर रहे हैं, जहां जहां पर आज मतदान हो चुका है और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसका विश्लेषण लेकर आए हैं। हाथरस के बाद अगली सीट कौन सी है उस पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे। देखिए संभल आ गई, जिसकी शुरुआत में बात हुई थी। संभल हमसे इस सीरियल में अभी छूट चुकी है, जहां पर परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी से हैं और शौलत अली बीएसपी से हैं, जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से हैं, शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र हैं और वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा समय में विधायक भी हैं और पहली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। संभल से बहुत सारी खबरें निकल कर आई हैं, जहां पर लड़ाई झगड़ा और आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की ओर से। जी, संभल का विश्लेषण अगर करें चंद्रकांत, तो यहां पर मजबूत स्थिति, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहीं अगर तीसरे चरण में मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है, तो वो सीट संभल है। 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर शफीकुर रहमान बर्क साहब इस सीट के सांसद बने थे। 2014 में वो हार गए, 2019 में वो सपा के टिकट पर सांसद बने। तो बसपा को बहुत कमजोर इस सीट पर आंका जा सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मुस्लिम वोट अगर है तो शौलत अली को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जियाउर रहमान बर्क को प्लस क्या कर रहा है? यादव वोट, और वो ओबीसी वर्ग का वोट जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले से खुद को कनेक्ट कर पा रहा है। लेकिन आज की तारीख में अगर अनुज जी आप मुझसे बिल्कुल साफगोई से सवाल पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि जियाउर रहमान बर्क यहां पर मजबूत है, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक स्थिति में। एक प्लस और भी कर रहा है, निधन हो गया है। नहीं, उस निधन की कोई लहर आपको नहीं दिखेगी। मैंने जब ये बात कही तो मुझसे एक लोगों ने कहा कि नेताजी का निधन हुआ था, उसको फायदा डिंपल यादव को मिला। नेताजी में और बर्क साहब में जमीन आसमान का अंतर है। नेताजी की सिंपैथी और बर्क साहब की सिंपैथी में जमीन आसमान का अंतर है, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, तो लोकप्रिय नेता थे भाई वो संभल के और लगातार वो चुनाव जीतते आए हैं। एक बार चुनाव हार गए, अरे वो पांच बार विधायक, 4 बार के सांसद, मैं ये नहीं कह रहा, वो बड़े लोकप्रिय नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ सदन में की है। हाँ, तो मैं उनकी लोकप्रियता से इंकार नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्टर चलाया जा रहा है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना, राजनीति में समीकरण फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि यहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि सिटिंग सांसद बर्क साहब थे, तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ कैसे हो जाएगी? उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। वैसे ही जो ये बात हो रही है कि फायदा मिलेगा संवेदना का फायदा उपचुनाव में आमतौर पर मिलता है। देखिए, बर्क साहब चुनाव लड़ने से पहले उनका निधन हो गया, टिकट ही तो मिला था, वो चुनाव नहीं लड़े थे। अब आप पूछेंगे फिर सिंपैथी कहां मिलेगी? मिलेगी सिंपैथी कहां मिलेगी? मुरादाबाद। अगर मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह चुनाव जीते होंगे, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं और कहता हूं, अगर सर्वेश सिंह चुनाव जीते होंगे तो उपचुनाव होगा, क्योंकि उनका निधन हो चुका है चुनाव खत्म होने के बाद। उस उपचुनाव में अगर उनके परिवार में कोई टिकट पाता है तो वहां पर संवेदना का फायदा मिलेगा। ये इसका लॉजिक है, सीधा सा बिल्कुल। तो संभल सीट पर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर सपा को। आप अभी बिल्कुल जियाउर रहमान, मैंने तो आपसे पहले कहा कि मैं कुछ सीटों पर कह रहा हूं, फिरोजाबाद, बदायूं, मैनपुरी, संभल। मुझे ऐसा लगता है सुबह से मैं 4 सीटों के नाम ले रहा हूं आज। नहीं, आप 4 सीटों के नाम लीजिए, ठीक है, अपना अपना आकलन हो सकता है, 4 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सीट बची है चंद्रकांत, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम आपको। कोई आकलन उसका करना नहीं, आप मैनपुरी का पन्ना लगाएंगे, डिंपल यादव की तस्वीर लगाएंगे, जयवीर सिंह की लगाएंगे। देखिए, जयवीर सिंह मंत्री है भाई, इतना हल्के मत लीजिए आप लोग। कहाँ बार बार डिंपल यादव मंत्री है वो राज्य में भाई? मंत्री नहीं, आजकल तो मैं उनकी सुरक्षा देख रहा हूं, भयंकर सुरक्षा घेरे में चल रहे हैं वो। जब से प्रत्याशी बने उत्तर प्रदेश में, अगर किसी से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री का नाम बताओ, अगर लोग कह दे कि जयवीर सिंह, तो आप बताइए। लेकिन अब जयवीर सिंह को लोग क्यों जान रहे हैं? क्योंकि डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको मैं। अगर आप अमूमन हम और आप ऐसे बैठे हो, चलिए आपको तो पता होगा, आपका दिन भर काम वही है, जूझना है आपको उसमें। आप सड़क पर किसी बिल्कुल एलीट क्लास के आदमी से जाकर के पूछ लीजिए कि भाई साहब यूपी के डिप्टी सीएम कौन है, तो बताएगा 2 डिप्टी सीएम है, फलाने फलाने बता देगा। आप पूछे भैया पर्यटन मंत्री कौन है, वो सोचने लग जाएगा अनुज जी। ये जमीन की बात है, ये हवा हवाई बातें नहीं है। लेकिन अब आप पूछिए लोगों से, जयवीर सिंह, अरे वो जो डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी उनकी पहचान डिंपल यादव से है। अरे यही तो हुआ अमेठी में कि कौन स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया, अब कौन स्मृति ईरानी, अरे वो किशोरी लाल के सामने चुनाव लड़ रही, अंतर आ जाता है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी के सामने किसी को 10 वोट ना मिले, लेकिन वो जीवन भर कहेगा कि मोदी जी के सामने लोकसभा चुनाव लड़े थे। कहेगा ना, तो इसका फायदा है, ये पहचान है। जयवीर सिंह का पहचान का संकट खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में किसी जिले में जाएंगे तो जो डाक बंगले और पक्षी विहार वाले गेस्ट हाउस होते हैं, वहां पर लोग पहचानेंगे कि मंत्री जी आ गए। डिंपल यादव कम से कम 2 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रही हूं। 2 लाख? मैं बिल्कुल सटीक आकलन आपको बता रहा हूं, मेरा आकलन है। लोगों का, चंद्रकांत, लोगों का रिकॉर्ड टूट जाएगा भाई। अरे भाई डिंपल यादव ने रिकॉर्ड तो उपचुनाव में ही तोड़ दिया। लोग कह रहे उपचुनाव था, नहीं लोग कह रहे उपचुनाव था, ये था वो था। सत्ता किसकी थी दिल्ली में, सरकार किसकी थी यूपी में, उपचुनाव कैसे होते हैं हमको नहीं पता, आपको नहीं पता। उतने दबाव के, और तब चुनाव कौन लड़ रहा था, केंद्रीय मंत्री। आज कौन लड़ रहा है, राज्य सरकार का मंत्री। तब डिंपल यादव ने हरा दिया 2.25 2,88,000 वोटों से। तो आज डिंपल 2 लाख वोटों से नहीं, केंद्रीय मंत्री थोड़ा मिस कर गए आप। केंद्रीय मंत्री करहल में लड़ रहे थे अखिलेश यादव के सामने, और यहाँ पर शाक्य साहब को उतारा गया था डिंपल के सामने उपचुनाव में, अगर मैं सही हूं तो। खैर, अगर आपको भी थोड़ा सा रिमाइंड हो तो आप भी याद कीजिएगा। ठीक है, वो मुलायम सिंह यादव के शिष्य थे, उनको चुनाव लड़ाया था डिंपल के सामने, अगर मैं गलत नहीं हूं। रघुराज सिंह शाक्य उनका नाम था। बिल्कुल, शिवपाल जी के बड़े खास हुआ करते थे एक जमाने में। मैं समझ गया। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि बड़ा तमाम दिग्गज लड़ रहे थे, तो डिंपल यादव 2 लाख वोटों से चुनाव जीत रही है। अनुज जी नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, ये शिव प्रसाद यादव कोई बड़ा फैक्टर साबित नहीं होंगे यादव वोट बैंक में? कुछ सेंध नहीं लगा पाएंगे क्या? इसके पहले डालेंगे। हाँ डालेंगे। इसके पहले यहां पर मायावती ने शाक्य प्रत्याशी उतारा, वो शाक्य प्रत्याशी का टिकट काट के इनको दिया। वो 3.25 लाख वोट है शाक्य का, और वो डिंपल अखिलेश के साथ मंच पर जाकर खड़े हो गए, तो क्या उसका फायदा नहीं मिलेगा? क्या शाक्यों में नाराजगी नहीं होगी? और यादव, अच्छा आप एक बात बताइए कि आप, ये तो वही बात हो गई कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने राम आश्रय शुक्ला, चंद्रकांत शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, तो ब्राह्मण चंद्रकांत शुक्ला के साथ चला जाएगा। इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, मेरी ड्यूटी है पूछना है, मैनपुरी के आगे मैं एसपी लिख दूं ना फिर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी मोटे अक्षरों में लिखी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा चंद्रकांत, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक बयान निकल कर आया, मैं अब आप मिले हैं तो आपसे वो भी चर्चा कर ली जाए। अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई बीएसपी को वोट मत दीजिए, वो आपका वोट खराब हो जाएगा, और बैकडोर से या फिर फ्रंट से बीएसपी जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। इसको कैसे देखा जाए? बहुत खुल के बोला अखिलेश यादव ने, पूरे चुनाव वो मायावती के खिलाफ बोले नहीं, ना क्यों बोला? पहली बात ये बयान उन्होंने कल दिया, और कल तब दिया जब बस्ती और जौनपुर में मायावती ने प्रत्याशी बदले, तब उन्होंने कहा कि बीएसपी को वोट देने का मतलब वोट खराब करना है, बीएसपी किस तरीके से भाजपा की मदद कर रही, ये उनके बयान का लब्बो लुबाब था। और इसलिए था अनुज जी, उसके पीछे का लॉजिक ये है, बस्ती में हरीश द्विवेदी चुनाव लड़ रहे भाजपा से, सपा से रामप्रसाद चौधरी हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। मायावती ने दयाशंकर मिश्रा को टिकट दिया था, दयाशंकर मिश्रा अच्छा चुनाव लड़ रहे थे। हरीश द्विवेदी का चुनाव डिफिकल्ट हो गया था, इतना डिफिकल्ट हो गया था कि हरीश द्विवेदी को बाहुबली राजकिशोर सिंह बघेल के दरबार में दंडवत होना पड़ा, उनको भाजपा में शामिल कराना पड़ा। मायावती ने वहां दयाशंकर मिश्रा का टिकट काट दिया, वहां पर लवकुश पटेल को दे दिया। लवकुश पटेल कौन? कुर्मी बिरादरी। अब कुर्मी वो सपा का नुकसान करे, ये समीकरण, इस वजह से अखिलेश यादव ने बयान दिया। और मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक लोग जो कुछ भी कहते हैं बहुत सोच समझ कर कहते हैं। वोटिंग से पहले अखिलेश ने यह बयान दिया है। और एक और बात जो छूट रही है, मैं यहां पर और जोड़ देता हूं, वो भी आ जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने कल ही अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया। श्यामलाल पाल का टिकट
बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बन गए। क्यों बना दिया? क्योंकि पूर्वांचल में तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर पाल वोटर्स 3 से 4% है कई सीटों पर। हाँ। और दूसरा, कन्नौज में मतदान होगा अनुज जी। कन्नौज में पाल वोटर्स 90,000। कितने? 90,000। कन्नौज क्यों हार गए 2019 में? उसके पीछे की आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। हमारे एक मित्र हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, नाम नहीं बताऊंगा, सुन रहे होंगे तो जान जाएंगे वो। पूजा पाल को उन्नाव लोकसभा सीट से सपा बसपा गठबंधन ने टिकट दिया। पूजा पाल कौन? राजू पाल की पत्नी। राजू पाल विधायक रहे, हत्या हुई। पूजा पाल उस समय तक बसपा में थी, मायावती के कोटे में वो सीट आ नहीं रही थी उन्नाव की, तो अखिलेश यादव ने पूजा पाल को सपा में शामिल कराया और लोकसभा का टिकट दे दिया, और उसके बाद लोकसभा का टिकट काट दिया। अब आप देखते जाइए, लोकसभा का टिकट दिया और काट दिया, उसके बाद वहां पर अरुण शंकर शुक्ला को चुनाव लड़ा दिया। पाल वोटर्स में नाराजगी हुई, डिंपल यादव 12,000 वोट से चुनाव हार गई। अखिलेश यादव ने इस हार के लिए पाल वोटर्स को जिम्मेदार माना कि नाराजगी हो गई, इस वजह से हो गया। एक आपको याद होंगे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, बिल्कुल, उनकी सदस्यता गई तो बांगरमऊ की सीट पर उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने तय किया कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट दिया जाए। तमाम लंबी लंबी लिस्टें बनी। अब आप समझिए, बांगरमऊ जैसे ही आप क्रॉस करते हैं कन्नौज शुरू हो जाता है। बिल्कुल टच है वहां से, बांगरमऊ एक्सप्रेसवे से आप जाते हैं। अब अखिलेश यादव ने कहा कि टिकट तो मैं पाल बिरादरी को ही दूंगा, नेता ढूंढ के लाओ। अब दिक्कत यह कि पूरे उन्नाव में पाल का नेता नहीं कोई। तो एक सुरेश पाल नाम के नेता थे जिनका कोई मजबूत राजनीतिक आधार नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जबरिया उनको टिकट दिया गया। तो अखिलेश यादव से लोगों ने कहा कि आप ये गलती कर रहे हैं सुरेश पाल को टिकट देकर। तो अखिलेश ने कहा कि नहीं, पाल वोटर्स की वजह से कन्नौज में बड़ा नुकसान हो गया। अब सुरेश पाल चुनाव हार गए वो अलग की बात है, लेकिन अखिलेश ने बहुत मैनेज किया। और ये श्यामलाल पाल जो आप देख रहे हैं, भरपाई कर पाएंगे? हाँ, भरपाई कर पाएंगे श्यामलाल पाल? एक संदेश तो चला ही गया पाल वोटर्स के बीच। आज ही मैं सुन रहा था अकबरपुर में, इटावा में उन्नाव की रैली में अखिलेश यादव को बाकायदा जिलाध्यक्ष लोग अभिनंदन कर रहे थे कि आपने पाल बिरादरी से अध्यक्ष बना दिया, तालियां बजाकर हम आपका स्वागत करते हैं। अब श्यामलाल पाल कितने बेहतर प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे, नरेश उत्तम के मुकाबले क्या कुछ करेंगे, वो एक बात की बात है। लेकिन मैंने सोचा कि डिंपल यादव की बात चल रही तो मुझे कन्नौज की वो घटना याद आ गई। नहीं, ठीक है, जनता को जानकारी मिलती रहनी चाहिए। और आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, शायद गूगल में ना मिले, वो ये सब तजुर्बे से आता है। और आपने देखा है चंद्रकांत, इस वजह से हम लोग आपसे इतना बातचीत करते हैं कि आपके पास बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा चंद्रकांत, जाते जाते जो ठाकुर समाज की नाराजगी वाली बात थी, क्या इन सीटों पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ठाकुर फैक्टर इन सीटों पर काम किया है 10 सीटों पर? नहीं, ठाकुर फैक्टर तो अब आप देखेंगे। अच्छा, चौथे चरण से शुरू होने जा रहा है और चौथे चरण से लेकर आखिरी चरण तक है ये। तभी देखिए उत्तर प्रदेश के 2 बड़े बड़े बाहुबली ठाकुर नेताओं को मैनेज कर लिया गया है। कुछ को तो हमने सुना है ऑफर लेटर भी दिया गया है कि चुनाव के बाद जरा ये भी अंदर की बात बताइए जो गूगल में नहीं है, अगर कुछ हो आपके पास तो। ऑफर लेटर वही है कि चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सम्मान मिलेगा। अब भाजपा सम्मान कैसे देती है? ओम प्रकाश राजभर को रगड़ रगड़ के सम्मान मिला है। हाँ। बेचारे मांगते रह गए, दिल्ली से लखनऊ तक तब जाके सम्मान मिला है। लेकिन चंद्रकांत, आपको लगता नहीं है कि गंगा में बहुत पानी बह गया है? बहुत देर कर दी हुजूर। गंगा पानी जो कुछ हो, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, 4 जून के बाद, जून का महीना जैसे ही खत्म होगा और ये जो सावन का महीना आएगा, ये कईयों के लिए सावन है और कईयों के लिए पतझड़ है। कईयों का सम्मान बढ़ेगा और कईयों का सम्मान छिनेगा। इशारों में बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपको जो बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कई नए चेहरे आपको नजर आएंगे सरकार के मंत्रिमंडल में। अच्छा। और हो सकता है कि कुछ ऐसे नेता हैं वो आपको भाजपा के मंच पर नजर आए, क्योंकि देखिए 24 के बाद सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश की होगी। और वो लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए इस बार बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं, हालांकि वो बात की बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ठाकुर फैक्टर क्या इस चुनाव, इस मतदान में तो नहीं दिखा, लेकिन आगे देखिए मैनपुरी में है, जो 2-3 हाँ बताइए। मैनपुरी में 1-1.25 लाख के आसपास ठाकुर है। और मैनपुरी में देखिए जातीय समीकरण उतने नहीं, मैनपुरी का समीकरण सिर्फ एक है, यादव परिवार। देखिए फैक्ट है
इसको स्वीकार करने में किसी को कोई परेशानी नहीं। मैं तो 10 सीटों पर बातचीत कर रहा हूँ कि 10 की 10 सीटों पर नहीं, ऐसा नहीं कि ठाकुर वोट है नहीं, लेकिन है क्या कि बाकी जो आगे आपका छठा चरण और 7वां चरण आ रहा है, यहां पर क्या दिक्कत है कि, और जो दूसरा जैसे कैसरगंज गोंडा की सीट है, यहां पर कुछ कुछ सीटें ऐसी है जहां पर 18% ठाकुर है। तो उन सीटों को, अब जैसे मैं तो बता रहा हूं 7 सीटें थी जिनकी रिपोर्ट गई थी अमित शाह के पास दिल्ली में कि 7 सीटों पर हालत खराब हो रही। जौनपुर, मछली शहर, अंबेडकर नगर, ये तमाम सीटें वो हैं, मिर्जापुर से लेकर और गोंडा कैसरगंज से लगाकर ये तमाम सीटें, चंदौली तक, मिर्जापुर में भी दिक्कत है। दिक्कत मिर्जापुर में ना होती तो रिंकी कोल को टिकट देने की क्या जरूरत थी? पकौड़ी लाल अच्छे खासे सांसद थे, क्यों टिकट? तो मिर्जापुर से थोड़े ना दिया, तो रॉबर्ट्सगंज से दिया है। तो 96 की विधायक है रिंकी कोल, 96 मिर्जापुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। समीकरण समझिए, हर सीट के पीछे एक इनसाइड स्टोरी है, एक थ्योरी है, हर टिकट के पीछे एक थ्योरी है। तो कुल मिलाकर तीसरा चरण भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं। आपने हालांकि आगरा, आंवला और हाथरस 3 सीटों पर आपने कहा है कि ये है, और 50-50 एटा में बताया है, और बाकी सीटें आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एज में है कि वो यहाँ पर अच्छा कर सकती है। ठीक है, ये आकलन यही कहा है ना आपने चंद्रकांत? बिल्कुल, मैं बिल्कुल, आपने जो बात कही यही मेरे शब्द है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। हालांकि दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमने 10 की 10 सीटों का विश्लेषण कर दिया है। चंद्रकांत हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपको ऐसे ही और भी विश्लेषण लेकर आते रहेंगे आपके सामने। फिलहाल यहाँ पर जो चंद्रकांत जी का यहाँ पर विश्लेषण है, बदायूं में सपा, फिरोजाबाद में सपा, आगरा में बीजेपी, आंवला में बीजेपी, बरेली में सपा, एटा में 50-50 मामला है जहां से राजवीर सिंह है, फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन, हाथरस की बात करें तो बीजेपी को एज मिलता दिखाई दे रहा है, संभल की बात करें तो सपा समाजवादी पार्टी, बर्ग साहब के पौत्र चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एज मिलता दिखाई दे रहा है। मैनपुरी में कह रहे हैं कि मोटे मोटे अक्षरों में आप समाजवादी पार्टी लिख लीजिए मैनपुरी के आगे, और अच्छी खासी लीड के साथ। हालांकि चंद्रकांत 2 लाख लीड के साथ बता रहे हैं कि 2 लाख लीड के साथ यहाँ पर मैनपुरी निकालने की उम्मीद है डिंपल यादव की, लेकिन निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती 2 लाख लीड के साथ, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो फिलहाल ये विश्लेषण छोटा सा लेकर हम आपके सामने आए थे इन 10 की 10 सीटों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम। चंद्रकांत हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।